सुप्रभात बच्चों। हमारी अगली कविता सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन जी की कविता है ये। इसमें उन्होंने जो प्रवास पर हैं, रोज़गार के कारण कुछ कमाने जा रहे, रोजी रोटी कमाने जा रहे हैं और वहाँ जाकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह से उन्हें अपने गांव की याद आती है, किस तरह से अपने परिवार की याद आती है और किस तरह से वो अपनी अर्धांगिनी को याद करता है। और इस याद में उसको जो विरह वेदना अनुभव होती है, जो विरह है उसका, जो वेदना है उसकी, किस तरह से वो उसमें तड़पता है, ये बात यहाँ पर बताई है। और किस बताता है कि मैं भी एकांत में नहीं रहना चाहता, मैं भी अपने प्रियजनों के बीच में रहना चाहता हूँ। मुझे भी अपने याद आते हैं, मुझे भी अपना गांव याद आता है। मेरे अंदर भी भाव है, मेरे अंदर भी हाँ ना होती है, क्योंकि मैं पत्थर नहीं हूँ। और बताता है कि वो मिथिलांचल जो उसका गांव है तरूनी, उसे वो भी याद आता है। उसे वहाँ पर जो लीची हैं, आम हैं, जो धान के खेत हैं, वो भी उसे याद आते हैं। उसे वो जगह भी याद आती है जहाँ पर वो कभी सोया था, जो उसके लिए वो जगह जो उसके लिए सिरहाना बनी थी, वो जगह भी उसको याद आती है। तो देख लेते हैं क्या कहता है इसमें। देखते हैं क्या कहता है इसमें कि घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। कौन है वह जिस व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज, कौन है वह एक जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज। चाहिए किसको नहीं सहयोग, चाहिए किसको नहीं सहवास, कौन चाहेगा कि उसका सुनने में टकराई है उच्छ्वास। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण। घोर यानी भयंकर, सुनसान की। इसमें एक बार हम इसकी पंक्तियाँ जो हैं करने से पहले, व्याख्या करने से पहले इसकी एक बार प्रसंग देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संकलित सिंदूर तिलकित भाल कविता से ली गई हैं, जिसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। और इसमें उन्होंने प्रवास के दौरान जो गाँव घर, जो पत्नी, जो अपने जन, जो अपने खेत याद आते हैं, उसकी याद करते हुए कवि ने इस कविता को अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहा है कि उसकी परिस्थितियों ने, यानी उसके जीवन की जो परिस्थितियां हैं, उसने उसे भयंकर एकांत में, सुनसानपन में डाल दिया है और यानी एक सुनसान जगह पर उसको भेज दिया है। और इस जगह पर याद आता तुम्हारा सिंदूर तिल के बाद, और ऐसे में मुझे हे प्रियतमा है, मुझे तुम्हारा सिंदूर लगा मस्तक याद, भाल यानी मस्तक याद आता है। और कौन है वह कि हे प्रियतमा, वह ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसको समाज नहीं चाहिए, अर्थात हर व्यक्ति समाज में रहना चाहता है, अपने अपनों के बीच में रहना चाहता है। और ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको दूसरे से सहयोग नहीं चाहिए, दूसरे से काम नहीं पड़ता, अर्थात मुझे भी दूसरे से काम पड़ता है, मैं भी किसी और पर निर्भर हूँ, मुझे भी किसी और का सहयोग चाहिए। और चाहिए किसको नहीं सहयोग, कि इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो किसी दूसरे के सहयोग के बिना रह सकता है। अर्थात ऐसा कौन होगा जिसको किसी का सहयोग नहीं चाहिए होगा। चाहिए किसको नहीं सहवास, और ऐसा कौन है जिसको अपने प्रियजनों का साथ अच्छा नहीं लगता। और अर्थात मुझे भी क्या है, अपने जनों का साथ चाहिए, मैं भी अपनों के साथ रहना चाहता हूँ। कौन चाहेगा कि उसका सुनने में टकराए यह उच्छ्वास, और ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये चाहेगा कि उसकी जो ऊंची ऊंची गर्म सांसें, उच्छ्वास यानी जो हमारी सांसें आती हैं, उनके बारे कि कौन चाहता है कि उसका उच्छ्वास, उसकी ऊंची ऊंची गर्म सांसें सुनने में जाकर टकराए और वापस उसी के पास लौट आए। अर्थात कौन ऐसा है जो ये चाहेगा कि उसकी आवाज़ कोई और ना सुन पाए। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, कि हे प्रियतमा, मैं पत्थर नहीं हो गया हूँ, मुझ में भी भाव हैं, मुझ में भी भावनाएं हैं, मेरे अंदर भी एक हृदय है जिसमें भावनाएं हैं, मेरा हृदय भी कोमल हृदय है, वो पत्थर नहीं हो गया है। विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य तौर पर कवि ये कहना चाहता है कि मेरे पास भी हृदय है, मेरे हृदय में भी भावनाएं हैं, इसमें भी क्या है, अपनों की यादें बसी हैं। भाषा सहज सरल हुई, साहित्यिक खड़ी बोली है। तत्सम शब्दावली जैसे निर्जन है, व्यक्ति, उच्छ्वास, सहवास, ये क्या है, पाषाण, ये तत्सम शब्दावली है। बाकी तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है।
और आत्मकथात्मक, क्योंकि कवि यहाँ स्वयं बात कह रहा है तो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है इसमें। जिसको डाल दे कोई कहीं भी, करेगा वह कभी न कुछ न विरोध। कि इन पंक्तियों में क्या कहता है कि जैसे पिछली वाली पंक्ति में हमने पढ़ा था कि मैं पाषाण नहीं, पत्थर नहीं हूँ, कि जिसको कोई कहीं भी उठाकर डाल दे लेकिन वो उसका कोई विरोध ही नहीं करेगा, और ना ही करेगा वह कभी नहीं अवरोध, और ना ही वह कभी किसी से कोई अनुरोध करेगा, कोई प्रार्थना करेगा कि मैं पत्थर नहीं हूँ, जिसको कोई ठोकर मारे और कहीं डाल दे और उसका वो विरोध भी ना करे, ना ही किसी को अनुरोध कर पाए। अर्थात मुझ में हाँ ना करने की भी शक्ति है। मैं एक चेतना युक्त प्राणी हूँ। वेदना ही नहीं है उसके पास, क्योंकि पत्थर में तो वेदना नहीं होती, लेकिन मैं तो पत्थर नहीं हूँ, मुझ में तो, मेरे हृदय में वेदना भी है, मैं वेदना को अनुभव भी करता हूँ। फिर उठेगा कहाँ से निश्वास, क्योंकि जो पाषाण है जिसको कोई कहीं भी डाल दे वो उसका विरोध या अनुरोध नहीं करता है, क्योंकि उसके पास वेदना नहीं होते हैं और ना ही उसमें कोई श्वास होता है, क्योंकि वो निर्जीव होता है। मैंने साधारण सचेतन जंतु, मैं उस पाषाण यानी पत्थर की तरह साधारण नहीं हूँ, मैं चेतना युक्त प्राणी हूँ। यहाँ हाँ ना किंतु और परंतु, यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध की मेरे हृदय में मैं चेतना युक्त प्राणी हूँ, इसमें हाँ ना किंतु परंतु करने की क्षमता है। इसमें सुख भी है, इसमें वेदना भी है, दुख भी है, इसमें चिंता भी आती है, चिंता भी मुझे होती है, क्रोध भी मुझे आता है, और यहाँ सुख दुख और मुझे सुख और दुख का एहसास भी होता है। यहाँ प्रत्यक्ष और अनुमान की, मुझे प्रत्यक्ष का भी मैं साक्षात भी कर सकता हूँ, मैं प्रत्यक्ष देख भी सकता हूँ और अनुमान भी लगा सकता हूँ। यहाँ स्मृति विस्मृति के सभी के स्थान, यहाँ मेरे हृदय में स्मृति भी है और अपने जनों की याद भी मेरे हृदय में बसी हुई है, और यानी यहाँ पर स्मृति विस्मृति दोनों के लिए बराबर स्थान है। तभी तो तुम याद आती प्राण कि हे प्रियतमा, हे मेरी प्राण, हे प्राण, मुझे तुम इसलिए तो याद आती हो क्योंकि इसमें सब कुछ है, मैं सचेतन प्राणी हूँ, मुझे सुख दुख का एहसास होता है, मुझ में भी यादें बसी हैं, हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, मैं पत्थर नहीं बन गया हूँ। विशेष की बात करते हैं तो चेतना, इसमें मुख्य बात ये कही गई कि मैं चेतना युक्त प्राणी हूँ, मुझ में भी भावनाएं हैं, मैं भी सुख दुख का एहसास कर सकता हूँ, हाँ ना कर सकता हूँ, अनुरोध विरोध कर सकता हूँ। भाषा से सरल साहित्य खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, जैसे निश्वास है, विषाद है, चिंता क्रोध अवबोध, स्मृति विस्मृति, प्रत्यक्ष, ये पाषाण, ये सारी क्या है, प्राण, ये तत्सम शब्दावली है, और बाकी इसमें तद्भव शब्दावली है। आगे क्या कहते हैं, याद आती सौजन जिनकी सने से भीगी अमृत में आँखें, और स्मृति विहंगम की कभी न थकने देंगी फाके, पाँखें यानी पाँख। याद आता मुझे अपना वह तरोनी ग्राम, याद आती लिचियाँ वे आम, याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भूभाग। इसमें कवि कहता है कि हे प्रियतमा, हे प्राण, मुझे भी अपने जन याद आते हैं, मुझे भी अपने परिवार वाले याद आते हैं, जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में, कि जब मैं आ रहा था तो उन्होंने स्नेह से भीगी हुई अमृत युक्त, आगे प्रेम से युक्त आँखों, भीगी हुई आँखों से मुझे विदा किया था, और आज भी उनकी प्रेम से भीगी हुई अमृतमयी आँखें याद आती हैं, और स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख, और उनकी ये याद ही मेरी स्मृति विहंगम यानी स्मृति रूपी पक्षी की पंखों को कभी थकने नहीं देती। याद आता मुझे अब वह तरूनी गाँव की, मुझे आज भी अपना वह तरूनी गाँव याद आता है। एक बार कर लेते ही ऊपरवाला कि स्मृति विहंगम की कभी थकने न देगी पाँख, की मेरे अपने जनों की जो स्मृति है, यादें हैं, वो मेरा जो स्मृति रूपी पक्षी है उसकी पंखों को कभी भी थकने नहीं देंगे, अर्थात हर पल मेरे स्मृति पटल पर वो यादें उभरती रहती हैं, और आज भी मुझे मेरा अपना तरूनी गांव याद आता है, और मुझे अपने गांव की वो लीचियाँ और वो आम आज भी याद आते हैं, और आज भी मुझे अपने मिथिला क्षेत्र का वह रुचिपूर्ण भूभाग याद आता है, और याद आते धानों आज भी मुझे अपने वो खेत याद आते हैं जो धान से भरे होते हैं, धान लगे जो खेत हैं वो आज भी मुझे याद आते हैं। याद आते कमल कुमुदनी तालम खाना, और जहाँ की आज भी मुझे अपने वो खेत धान के खेत याद आते हैं जहाँ पर कमल कुमुदनी और तालम खाल क्या होता है, जो एक सूक्ष्म आर्द्र और शुष्क प्रदेश में कि जो सूखे में वो झाड़ी उग जाती है उसको बोलते हैं, जो सूखे सरोवर होते हैं उनमें झाड़ी होती है उसको तालम खाल बोलते हैं, कि जहाँ पर कमल कुमुदनी और तालम खाल पाए जाते हैं। याद आते शस्य श्यामल जनपदों के
रूप गुण अनुसार ही रखे गए वे नाम। आज भी मुझे हरे भरे जनपदों के उनके रूप गुण के अनुसार रखे गए नाम याद हैं, याद आ भी रहे हैं। याद आते हैं वेणुवन वे नीलिमा के निलय अति अभिराम। और आज भी वेणुवन यानी जो बाँस के, आज भी मुझे बाँस के वो हरे भरे विश्राम देने वाले जो घर हैं या जो झुंड बने हुए हैं वो मुझे आज भी याद है। जो स्थान है निलय यानी जो स्थान है, जो बाँस के जो हरे भरे स्थान है, आज भी मुझे वो यादें आते हैं। और धन्य भी जिनके मृदुलतम अंक, और आज भी वो स्थान मुझे याद आते हैं जो कभी मेरे लिए विश्राम का स्थान बन गए थे, मेरे लिए पलंग बन गए थे, मेरे लिए कोमल गोद बन गए थे, हुए थे मेरे लिए प्रियंक। वो कभी कि वो स्थान आज भी मुझे याद आते हैं जो मेरे लिए कभी पलंग बन गए थे, यानी जहाँ जिन जगहों पर मैं सोया था। धन्य वे जिनकी उपज के भाग की वे फसल के वो भाग भी मुझे याद आते हैं जहाँ पर अन्न पानी भाजी साग उगता है और जिन्हें खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ। विशेष की बात करते हैं तो कवि ने जो अपने गांव हैं, परिजन है और गांव में जो पेड़ हैं, जो फल उसने खाए हैं, उनका की जो याद है वो उभर कर आ गई है। भाषा से सरल साहित्य खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है इसमें। जैसे कुमुदनी है, तालंगाल शस्य शामल है, नीलिमा है, निलय है, निलय यानी स्थान बोलते हैं, अभिराम है, मृदुलतम है, कोमल जिसको हम बोलेंगे, प्रियंक पलंग है, अंक गोद है, रुचिर रुचिपूर्ण भूभाग है, तरुणी तरुण ग्राम है गांव, स्मृति विहंगम याद, विहंगम यानी पक्षी ये है, अमृत में अमृत से युक्ता की ये सारी क्या है तत्सम शब्दावली है। बाकी यहाँ पर तद्भव शब्दावली का प्रयोग हुआ है। एक आध रह गया होगा बीच में, देख लीजिएगा। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है कमल कुमुदनी में। यहाँ पर हम देखते हैं ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। स्मृति विहंगम यहाँ रूपक अलंकार हो गया है हमारा, क्योंकि पक्षी का आरोप हो गया है स्मृति पटल पर। और स्मरण अलंकार है, पूरा स्मृति के बारे में बताया है तो स्मरण अलंकार है यहाँ पर, स्मृति भाव है यहाँ पर तो स्मरण अलंकार के माध्यम से। फूल फल ओ कंद मूल अनेक विध मधुमांस, विपुल उनका ऋण सदा करता न मैं 10 मास। कि फल फूल से भरे हुए फूल फल कंदमूल और विभिन्न प्रकार के मधुमास जो जिन्हें खाकर मैं बड़ा हुआ हूँ वो भी मुझे याद आता है। और विपुल उनका ऋण कि मुझ पर उनका बहुत बड़ा कर्ज है, सदा करता न मैं 10 मास, और जिसका मैं 10वां हिस्सा भी अदा नहीं कर सकता हूँ। वो यद्यपि पड़ गया हूँ दोनों से, लेकिन ये मेरी विडम्बना है, मेरे लिए ये बड़े दुख की बात है कि मैं आज उनसे दूर हो गया हूँ। और हृदय से पर आ रही है, लेकिन मेरे हृदय से आज भी एक ही आवाज़ आ रही है कि धन्य वे जन, वही धन्य समाज की वे जन याद धन्य हैं जिनके बीच में रहकर मैंने संस्कार लिए, मैं बड़ा हुआ। और धन्य, और वो समाज भी धन्य है जिसने मुझे संस्कार दिए और मेरी ज़रूरतों को पूरा किया। यहाँ भी तो हूँ न मैं सही, लेकिन जहाँ आज मैं रह रहा हूँ यहाँ में भी मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी वो मेरी सहायता करते हैं। यहाँ भी है व्यक्ति और समुदाय, यहाँ भी व्यक्ति रह रहे हैं, यहाँ भी समुदाय हैं, समाज है। किंतु जीवन भर रहूँ फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय, लेकिन यहाँ मैं पूरा जीवन व्यतीत कर दूँ लेकिन यहाँ के लोग मुझे परदेसी ही कहेंगे। यानी एक ये बड़ा संदेश दे रहे हैं कि आप अपने देश में किसी तरह से रहें, वो आपका अपना देश होगा, लेकिन अगर दूसरे देश में जाकर आप वहाँ कमाकर भी दे रहे हैं, उनको टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको वो पराया ही कहेंगे, प्रवासी ही कहेंगे। इसलिए कहा कि मैं, लेकिन ये विडम्बना, ये मेरे लिए बड़ी वेदना की बात है कि मैं जीवन भर रहूँ यहाँ पर तो वो मुझे प्रवासी ही कहेंगे। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल डाल देंगे और फूल देंगे डाल, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे इतना विश्वास है कि यहाँ का जो समाज है, यहाँ के लोग हैं, तो श्रद्धा में वो मेरी जो चिता होगी, मेरी जो चिता चलेगी, उस चिता पर वो 2 फूल भी श्रद्धा में डालकर आएंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, लेकिन समय रुकेगा नहीं, ये सब घटित हो जाएगा, समय रुकेगा नहीं, वो बिना रुके, बिना अवरोध के वो चलता, अपनी गति से चलता जाएगा। सुनोगी तुम तो उठेगी, और जब तुम मेरे इस समाचार को सुनोगी, मेरी मृत्यु की खबर सुनोगी, तुम्हारे हृदय में एक हुक उठेगी। एक तो पीड़ा होती है, कसक होती है, और एक जो मृत्यु की जो वेदना होती है, जो
हमारे तन को, हमारी आत्मा को झकझोर देती है, उसको हम हुक बोलते हैं। कि फिर जब तुम मेरी इस मृत्यु का समाचार सुनोगी तो तुम्हारे अंदर एक हुक उठेगी, आप अर्थात तुम्हें दुख होगा। मैं रहूँगा सामने पर मूक, लेकिन मैं तुम्हारे सामने रहूँगा, लेकिन वो भी तस्वीर में, लेकिन बिना कुछ बोले। सांध्या नभ में पश्चिमांत समान लालिमा का जब करुणा आख्यान, और संध्याकालीन नभ में आकाश में जो पश्चिम में अस्त हो रहे सूर्य के समान जो तुम्हारा लालिमा से युक्त मस्तक है, वो मुझे याद आता है जब मैं पश्चिम के सूर्य को अस्त होते हुए करुणा भरा आख्यान सुनता हूँ। तो हे प्रेयसी, याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, तो तब मुझे तुम्हारा, हे प्रेयसी, हे प्रियतमा, तुम्हारा सिंदूर लगा हुआ मस्तक याद आता है कि जब मैं शाम के समय में पश्चिम दिशा में लालिमा का करुण आख्यान सुनता हूँ तो उस समय मुझे तुम्हारा सिंदूर लगा हुआ लालिमा युक्त मस्तक याद आता है। विशेष की बात करते हैं तो यहाँ पर जो कवि है उसका अपनी मातृभूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है। सहज सरल भाषा और साहित्य खड़ी बोली है, तत्सम शब्दावली है, जैसे सुमुखी है, तिलकित है, पश्चिमांत है, लालिमा है, करुणा आख्यान है, मूक है, और देख लेना अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर समण अलंकार तो रहेगा, रात्मक कथात्मक शैली तो है, क्योंकि कवि स्वयं उपस्थित होकर हमें ये सब बातें बता रहा है। ये था आपका सिंदूर तिलकित भाल, याद कर लेना।